Hello and welcome to Ignited Minds. Today it's 28th of August 2024 and we are here with the Hindu newspaper discussion. आज के न्यूज़पेपर को थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज जन्माष्टमी थी और जन्माष्टमी की वजह से जो पब्लिश पेपर होता है ई पेपर वो नहीं हो पाया डेली एडिशन, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो में भी और बाकी सब चीज़ों में भी. सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर. The first news article which we are going to discuss and understand is about the Ayush. What is Ayush and why is Supreme Court has recently come up with a stay order on Ayush Ministry's notification. आयुष मिनिस्ट्री एक अलग मिनिस्ट्री है हमारे यहाँ. आयुष मिनिस्ट्री क्या काम करती है? ये रेगुलेट करती है किसको? आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, दी नेचुरोपैथी एंड योगा, होम्योपैथी. ये सारे जितने भी इलाज हैं इसमें से बहुत सारे इलाज आपने सुने होंगे. किसी ने सिद्धा सुना होगा, किसी ने आयुर्वेद सुना होगा, किसी ने योगा सुना होगा, नेचुरोपैथी सुना होगा. इन सब को रेगुलेट करना, इन सब के ऊपर सब ये रेगुलेशन, चेक्स एंड बैलेंसेस बिठाना, ये किसका काम है? आयुष मिनिस्ट्री का काम है. समझने वाली बात ये है कि आयुष मिनिस्ट्री और या आयुष से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन है, ठीक है, इनका अप्रूवल आयुष मिनिस्ट्री ही देती है और इनको रेगुलेट करता है क्या? आयुर्वेद, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड. ठीक है. यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 1945 में कुछ रूल्स लेके आ गए थे हम फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स, कि जिसके अंदर ड्रग्स को रेगुलेट किया जाता है कि कुछ ड्रग्स को अलाउ किया जाएगा मार्केट में, कुछ ड्रग्स को बैन किया जाएगा एंड कुछ ड्रग्स को पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद, पर्टिकुलर टेस्टिंग प्रोसेस के जाने के बाद ही अलाउ किया जाएगा फॉर ह्यूमन कंजप्शन. ठीक है, एंड फॉर ह्यूमन मार्केटिंग. अब ये टेस्टिंग वाला प्रोसेस कुछ ड्रग्स पे लगता है, जैसे एच शेड्यूल ड्रग्स होते हैं. ठीक है. या आपने सुना होगा एक रेड लाइन कैंपेन आती है एलोपैथिक ड्रग्स के लिए. जितने भी एंटीबायोटिक्स है, अगर आप कहीं पे भी जाओ, लेवोसिट्रिजिन ले लो, सिट्रिजिन ले लो, एमॉक्सिलिन ले लो. ठीक है. एमॉक्सिलिन पे वैसे भी इस बार क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था विच वाज अबाउट एंटीबायोटिक्स ओनली. 2024 के पेपर में आया था. अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट ये जितने भी ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स को बगैर प्रेस्क्रिप्शन के नहीं दिया जाता है ओवर द काउंटर. ठीक है. अब अंडरस्टैंड, वैसे ही कुछ ड्रग्स हैं जो आयुष में भी आते हैं. और ऐसे कुछ ड्रग्स जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा था कोविड के टाइम पे, दी पतंजलि कंपनी क्लेम्ड दिस थिंग दैट उनका एक दवा है जो इलाज कर देगा कोरोना का. ठीक है, उसको ख़त्म कर देगा, कोविड वैक्सीन को ख़त्म कर, ये कोविड वायरस को ख़त्म कर देगा. ठीक है. बट द कंडीशन वाज दैट वाज नॉट अलाउड लेटर. ठीक है. और इस ऑर्गेनाइजेशन को, पतंजलि को, बहुत सीवियर फाइन फेस करना पड़ा. सिमिलरली लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली इज दिस आयुष. ठीक है. ये समझते हैं कि आयुष एक्चुअल में क्या कर रही है और आयुष असल में है क्या चीज़. तो बेसिकली आयुष इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन एंड एन एक्रोनियम. आयुष इज बेसिकली एन एक्रोनियम फॉर आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी. ठीक है. इन सब का एक बैलेंस है, एक कलेक्टिव एक्रोनियम हम इसको बोल रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो पूरा सिस्टम है, आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन,
ये काम कैसे करता है? अगर आप देखो, आयुर्वेद हमारे सामहिताज या सामहिता पीरियड, जो कि 1000 BC का पीरियड है, यहाँ से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। इट इज बिलीव्ड इन आर माइथोलॉजी दैट इट वाज लॉर्ड ब्रह्मा, ठीक है, who actually said that I, or the Lord Brahma, is the first proponent of Ayurveda. He was the first practitioner and proponent of Ayurveda. और साम्यताज में अगर आप देखो तो इट इज चरक संहिता, which talks about the Ayurveda. It is the oldest and the most authoritative text of Ayurveda. Second, we have Sushruta Samhita. Both the Samhitas belong to 1000 BC only, and both talk about the therapeutic methods, which are the eight specialties, that is ऑल द स्पेशलिटीज, जो भी सिद्ध है, जो भी सिद्धियां हैं, योग में 8 सिद्धियां होती है। ठीक है। आयुर्वेद में 8 सिद्धियां होती है। 8 की 8 सिद्धियां सुश्रुत साम्यता में लिखी गई है। ठीक है। नाउ, आयुर्वेद के कुछ दो स्कूल्स हैं हमारे पास, ठीक है, जहां से आयुर्वेद प्रभावित है। ठीक है। आयुर्वेद कैसे काम करता है? देर आर टू स्कूल्स ऑफ आयुर्वेद। वन इज पुरानरवासु एतरिया स्कूल। दिस इज द स्कूल ऑफ फिजिशियंस, दैट इज डॉक्टर्स, जो आपको देख के, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करके आपको दवा दे सकते हैं। सेकंड इज द दिवोदासा धन्वंतरी स्कूल। दिस स्कूल बिलोंग्स टू द स्कूल ऑफ सर्जन्स। ठीक है। ये वो स्कूल है जो सर्जरी पे बिलीव करता है, ऑप्थेल्मोलॉजी पे बिलीव करता है। ठीक है। और अगर आपको पता हो, राइनोप्लास्टी सुश्रुत साम्यता में लिखी हुई है, चरक साम्यता में लिखी हुई है। ठीक है। अर्लियर टाइम्स में की जाती थी। ठीक है। अब आयुर्वेद के कुछ ब्रांचेस है जो हमें याद रखने हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। आयुर्वेद के ब्रांच जैसे काया चिकित्सा, ठीक है, विच टॉक्स अबाउट द इंटरनल मेडिसिन। ठीक। इसके साथ साथ हमारे पास है शाल्य तंत्र। शाल्य तंत्र एक्चुअली टॉक्स अबाउट सर्जरी। ठीक है। शाल्य तंत्र टॉक्स अबाउट सर्जरी। इसके बाद वी हैव, दिस इज वन, दिस इज टू, थर्ड वी हैव शालक्य तंत्र। ठीक है। शालक्य तंत्र इज एक्चुअली फॉर द डिजीज ऑफ सुप्रा क्लेविक्युलर ऑरिजिन। फोर्थ वी हैव कुमारा भृत्या। कुमारा भृत्या इज अबाउट पीडियाट्रिक्स। ठीक है। फिफ्थ वी हैव भूता विद्या, which talks about psychiatry। ठीक है। लास्टली वी हैव रसायन तंत्र, which talks about chemistry। रसायन तंत्र is basically about geriatrics, that is rejuvenation and geriatrics। ठीक है। and these are some of the tantras and some of the सिद्धीज जो आयुर्वेद में प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है योगा एंड नेचुरोपैथी। योगा एंड नेचुरोपैथी के 6 लिम्स है।
छह ऐसे तरीके हैं जिसमें योगा एंड नेचुरोपैथी को प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे समाधि और समाधि। समाधि इज बेसिकली अबाउट द एब्सोल्यूटनेस और एब्सोल्यूट ब्लिस। जब एक इंसान को समाधि मिल जाती है, लाइक द सैल्वेशन मिल जाता है, ठीक है, अब उसके बाद उसको लाइफ का सर्कल नहीं जीना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव यमाज। यम आर द वर्चूज, ठीक है। नियम, नियम्स आर पर्सनल ऑब्जर्वेंसेस, ठीक है। वी हैव आसनाज, दीज आर पोजिशंस और पोस्चर्स। जैसे आप सर के बल खड़े हो गए, ठीक है, तो उससे आपका सर दर्द ठीक हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है, ठीक है। वैसे ही वी हैव प्राणायाम, दीज आर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। इसके साथ साथ लास्टली वी हैव, नॉट लास्टली, धारणा, ध्याना एंड प्रत्याहारा। These three things. Dharana talks about the concentration, but immovable concentration. Dhyana talks about the meditation, or the literal meaning of dhyana is meditation on the divine. ठीक है। प्रत्याहारा इज द कंट्रोल ऑफ सेंसेस, ठीक है। तो ये 8 लिम्स है किसके, योगा के। इसके साथ साथ नेचुरोपैथी ऑल्सो टॉक्स अबाउट, जो नेचुरोपैथी है, नेचुरोपैथी डील्स विद 5 एलिमेंट्स, दैट इज अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर, ठीक है, दैट इज एनर्जी। बेस्ड ऑन द हीलिंग्स एंड सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी ऑफ बॉडी, नेचुरोपैथी कैसे काम करती है कि बॉडी जो है वो खुद को खुद हील करती है, और खुद को खुद हील करने से बॉडी जो है वो इवॉल्व हो जाती है, वो हर एक डिजीज का सोल्यूशन निकाल सकती है, हर एक डिजीज को ट्रीट कर सकती है। और जो नेचुरोपैथी के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, इट वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय महर्षि पतंजलि, नॉट दिस पतंजलि, जो अभी पतंजलि है वो नहीं, दिस वाज महर्षि पतंजलि। ही वाज फ्रॉम द योग, ही वाज द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ दिस योगा, ठीक है, ऑफ योग सूत्र, एंड ही gave the concept and formed the योग सूत्र, ठीक है। अंडरस्टूड यहाँ तक। इसके बाद हमें समझना है यूनानी। व्हाट इज यूनानी? यूनानी is basically a German or a Greek, not German particularly, Greek it is. Greek origin and Greek, you can say, methodology of treatment. ठीक है, it was developed by Arabs and it gives 7 principles. ठीक है, 7 principles, या इनको बोलते हैं तिब्बिया और तब्बिया, ठीक है। बेसिकली ये है क्या, दीज आर 7 सिस्टम्स और 7 थॉट्स कि आप एक ह्यूमन बॉडी को ट्रीट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इनको बताने वाला, द फर्स्ट वन वाज हिपोक्रेट्स एंड गैलन। दीज वर द टू पर्सन्स हुज टीचिंग्स आर फॉर्म्ड, एंड देन इन्हीं की टीचिंग से यूनानी मेडिसिन बनता है, ठीक है। हिपोक्रेट्स ने एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम था फोर ह्यूमर्स, एंड ही सेज दैट देयर इज ब्लड, फेलगम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल, ठीक है। दिस थ्योरी is recognized by WHO
and is granted an official status by India as an alternate health system. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हमारा आता है सिद्धा। सिद्धा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था अभी रिसेंटली, पिछले 2-3 साल से। सिद्धा इज एक्चुअली फ्रॉम वन नॉट वन 10,000 BC टू 4,000 BC में ये इमर्ज हुआ था। सिद्धा एक्चुअली में इसके फादर हैं सिद्धर अगस्थियार इज द फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन। ठीक है, व्हाट सिद्धा टॉक्स अबाउट इज ऑल द थिंग्स ऑफ प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिजुविनेटिव, हेल्थ केयर। ठीक है, सिद्धा हैज 4 components। One is laterochemistry, another is medical practice, next is yogic practice, and wisdom. It is based on 3 humors। ठीक है, ये लोग क्या देखते हैं, एक देखते हैं ये 3 humors। ह्यूमर्स को यहाँ पे बोलते हैं मुक्कुत्तारम। ठीक है, एंड देर आर 8 वाइटल्स, और 8 वाइटल टेस्ट्स ये कराते हैं, जिनको बोला जाता है एन वगाई थेरू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये समझ में आ गया। इसके बाद वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दी सोवा रिगपा। सोवा रिगपा बुद्धिस्ट है ओरिजिन में, और ये बुद्धिस्ट ट्रीटमेंट है फॉर हीलिंग, और ये 2500 years ओल्ड है, और इसका ओरिजिन लॉर्ड बुद्धा से डायरेक्ट बैठता है, कि लॉर्ड बुद्धा इसके ओरिजिनेटर थे। दिस प्रैक्टिस, सोवा रिगपा की जो प्रैक्टिस है, ये हिमालयन रीजन्स में की जाती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे ये प्रैक्टिस की जाती है। एंड सोवा रिगपा को रिकॉग्निशन मिला था इंडियन मेडिसिन कंट्रोल और इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 के अंदर 2010 में। ठीक है, इस एक्ट के अंदर जो इंडियन सेंट्रल मेडिसिन और इंडियन मेडिसिन सेंट्रल एक्ट काउंसिल एक्ट है, उसके अंदर इसको रिकॉग्निशन मिल गया था 2010 में। 2010 में ये एक्ट अमेंड हुआ था, और उस टाइम पे सोवा रिगपा को रिकॉग्निशन मिल गया था। ठीक है, दैट दिस इज वन ऑफ द आयुष components of आयुष। लास्टली वी हैव होम्योपैथी, छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां। ठीक है, होम्योपैथी इज जर्मन इन ओरिजिन। ठीक है, and the principles of homeopathy were codified by a German physician जिसका नाम था डॉक्टर क्रिस्टियन F.S. हैनमैन। ठीक है, he codified the fundamental principles of homeopathy. What homeopathy believes in? It believes in the medicines जो बनाए जाते हैं प्लांट, मिनरल एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट से। ठीक है, किसी प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और उससे मेडिसिन बनते हैं। ठीक है, एनिमल्स से कुछ सोर्सेज लिए जाते हैं, मिनरल से कुछ सोर्सेज लिए जाते हैं, और वहां से ये मेडिसिन बनती है। ठीक है, इसको इंडिया में लाया गया था थ्रू यूरोपियन मिशनरीज। यूरोपियन मिशनरीज इंडिया में 1810 में आई थी, और यहाँ पे ये होम्योपैथी जो है इंडिया में लेके आई थी, और इंडिया में इसको रिकॉग्निशन मिला 1948 में। ठीक है, इसमें 3 स्किल्स होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे सिमिलिया
सिमिलिबस सिंगल मेडिसिन मिनिमम डोजेज। ठीक है, कम डोज सिंगल मेडिसिन, और लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स। ठीक है, जैसा ये तीन प्रिंसिपल्स होते हैं इसमें, हमें होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं करनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट तीन ही प्रिंसिपल्स होते हैं इसमें जो हम ध्यान में रख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल्स समझ में आ जाएं तो शायद हमारा एमसीक्यू अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एडिटोरियल इन आवर न्यूज़पेपर। दिस एडिटोरियल is from it is from the basic editorial section only, and it talks about the case of, I guess, COVID-19 and the monkeypox vaccine and monkeypox, uh, the problems associated to monkeypox। बेसिकली अभी अगस्त के महीने में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर कर दिया दैट देयर इज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इन द कॉन्गो DRC, विच इज, कॉन्गो DRC है क्या असल में? दिस इज अ कंट्री इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, और यहाँ पे एक बीमारी फैल रही है जिसको हम बोलते हैं मंकी पॉक्स। ठीक है, अब ये मंकी पॉक्स यहाँ पे फैल रहा है, मंकी पॉक्स वायरस यहाँ पे फैल रहा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि एडिटोरियल किस चीज के बारे में बात कर रहा है। एडिटोरियल बोल रहा है दैट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो यहाँ पे डिक्लेयर की गई है ये पूरे अफ्रीका के लिए है, और अर्लियर हमने देखा दैट मंकी पॉक्स स्वीडन, पाकिस्तान और फिलीपींस, मतलब यूरोप, एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, तीनों कॉन्टिनेंट, तीनों एरियाज में पाया गया है, और दो कॉन्टिनेंट्स में, अब तीसरा कॉन्टिनेंट इसमें अफ्रीका आ गया है, यूरोप भी है और एशिया भी है। ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, तीन कॉन्टिनेंट्स में ऑलरेडी ये बीमारी फैल चुकी है। दिस इज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, एंड यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे करेंगे? मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, जैसे हमने कोविड में किया था, ठीक है, वैसे करना ज़रूरी है। यहाँ पे जो ऑथर है वो एक एग्जाम्पल इंडिया की भी दे रहे हैं कि इंडिया ने जैसे वैक्सीन डेवलपमेंट में हेल्प किया था बाकी सारे देशों का, वैसे ही हमें भी यहाँ पे मंकी पॉक्स को लेके इकट्ठा होना पड़ेगा। हम इसी न्यूज़पेपर में एक और आर्टिकल देखेंगे जिसमें मंकी पॉक्स से रिलेटेड डेवलपमेंट ऑफ RT-PCR, ठीक है, टेस्ट के बारे में लिखा गया है। अब ऑथर भी यहाँ पे यही बोल रहे हैं दैट हमारे पास ग्लोबल लेवल पे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बहुत कम है। ठीक है, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ में तो और ज़्यादा कम है। ठीक है, जो सदर्न कंट्रीज है उनमें और ज़्यादा कम है, जो इक्वेटर से नीचे वाली कंट्रीज है उनमें और ज़्यादा कम है। अब यहीं पे एक वैक्सीन है जिसका नाम है मॉडिफाइड वैक्सीनिया, जो अंकारा बवेरियन एक नॉर्डिक कंपनी है, MVABN। ठीक है, एंड वैक्सीन का नाम है, इट्स बेसिकली गाइनोस। ठीक है, ये जो वैक्सीन है इज ऑलरेडी इन प्रोडक्शन बाय अ डैनिश मैन्युफैक्चरर जिसका नाम है बवेरियन नॉर्डिक। ठीक है, तो वैक्सीन जो है बनाई जा रही है, किसके लिए बनाई जा रही है? एमपॉक्स, मंकी पॉक्स के लिए। एंड इस वैक्सीन को बनाने में सेल कल्चर का यूज किया जा रहा है। ठीक है, इतना याद रखना है, ठीक है, कि सेल कल्चर का यूज कर रहे हैं, और कौन से सेल कल्चर? चिक एम्ब्रियो फिब्रोब्लास्ट सेल कल्चर, ये याद रखना है। ठीक है, कि ये वाला सेल कल्चर जो है एमपॉक्स से रिलेटेड है। क्लियर कट यहाँ तक? नाउ दिस सेल कल्चर इज यूज्ड बिकॉज इट शेयर्स the production process with other vaccines also, like measles, mumps, rabies या tick-borne encephalitis। अगर ऐसी कोई बीमारी होती है तो वहां पे भी हम वैक्सीन का यूज करते हैं। इन रेबीज में भी वैक्सीन लगती है, मीजल्स में भी वैक्सीन लगती है। समझना ये है कि जिस तरीके में हम रेबीज का वैक्सीन बनाते हैं उसी तरीके में एमपॉक्स का भी वैक्सीन बन रहा है। और तरीका क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, टेक क्या है? इट्स नोन एज चिक एम्ब्रियो फिब्रोब्लास्ट सेल कल्चर। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद हमें ये भी समझना है कि कौन ये वैक्सीन बना रहा है। तो अर्लियर हमने देखा था कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड या एस्ट्राजेनेका बना रही थी कोविशील्ड, जिसको हम इंडिया में कोविशील्ड बोल रहे थे।
बाहर उसको एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बोल रहे थे। यहाँ पे जो वैक्सीन बना रहा है ये एक बवेरियन नॉर्डिक है, एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है जो इसका वैक्सीन बना रही है। ठीक है। नेक्स्ट हमें ये देखना है दैट हाउ वी कैन हेल्प। तो ये जो बवेरियन नॉर्डिक है इसने बोला है टू द अफ्रीकन सीडीसी दैट इट हैज़ कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर अराउंड 10 मिलियन डोजेस बाय द एंड ऑफ 2050। बट अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट वैक्सीन डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र। ठीक है। जब कोविड वैक्सीन आया था तो वी हैड ओनली वन लैब इन पुणे, ठीक है, जो टेस्टिंग के लिए थी। और पहले 5 से 6 महीने वी सफर्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेस्टिंग लैब्स, एंड बाय द एंड ऑफ कोविड एरा वी हैड टेस्टिंग लैब इन एवरी स्टेट एंड मोस्ट प्रोबेबली इन एवरी डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, कोविड टेस्टिंग लैब्स। एंड इतना ज़्यादा हो गया है कि आरटीपीसीआर के किट आपको ब्लिंकिट एंड स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे मिलने लग गए कि आप खुद से भी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है। एंड इंडिया इज इन वेल पोजिशन टू मीट दीज चैलेंजेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी 3 मैन्युफैक्चरर्स है वैक्सीन के, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है, जाइडस कैडिला है, जो वैक्सीन्स बना रहे हैं। ठीक है। एंड इंडिया इज रेडी टू रिसीव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। और लास्ट टाइम भी इंडिया ने बहुत सारा वैक्सीन प्रोडक्शन किया था एंड देन वी वेर एबल टू एक्सरसाइज द वैक्सीन डिप्लोमेसी। ठीक है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि द ग्लोबल स्ट्रगल फॉर पैंडेमिक ट्रीटी जो अभी रिसेंटली अगस्त के महीने में ही डिस्कस हो रही थी, काफ़ी सारे एडिटोरियल्स हैं जिन पे मैंने ये डिस्कशन किया है, द ग्लोबल स्ट्रगल ऑफ पैंडेमिक ट्रीटी। अब मसला ये है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है दैट हाउ वी कैन हेल्प these Nordic countries or these developed countries or the countries like India which already are helping, या जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज है जो टेक ट्रांसफर कर सकती है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, वो कैसे हेल्प कर सकते हैं लो इनकम कंट्रीज की, जैसे डीआरसी अफ्रीका की। ठीक है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज जो गरीब मुल्क है, जैसे स्मॉल आइलैंड कंट्रीज, इनकी हेल्प हम कैसे कर सकते हैं। और इसको लेके इंडियन गवर्नमेंट ने बाकी सारे रेगुलेटर्स के साथ मिलके कोलैबोरेशन स्टार्ट किया था पिछली बार, यूनाइटेड स्टेट्स, लाइक यूएसए, यूरोपियन यूनियन, और बाकी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डब्ल्यूएचओ, गावी, कोalition ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, सेपी, इन सब के साथ इंडिया क्या कर सकती है, इंडियन गवर्नमेंट, इट कैन स्टार्ट कोलैबोरेशन एंड नेगोशिएशन विद बवेरियन नॉर्डिक टू ट्रांसफर इट्स टेक्नोलॉजी to other countries so that this MVABN वैक्सीन या हाइनोस वैक्सीन बाकी सारी कंट्रीज में भी डेवलप हो पाए, मैन्युफैक्चर हो पाए, और इस पैंडेमिक को होने से बचा लिया जाए। ठीक है। क्योंकि अभी तक बस ये एक इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है, ये आगे जाके इसका स्कोप इतना बड़ा है कि ये पैंडेमिक भी बन सकता है। ठीक है। लास्टली, इन द रिसेंट मूव इन इंडिया, CDSCO, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि CDSCO एक्चुअल में है क्या, तो आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स अबाउट CDSCO ऑल्सो। तो CDSCO ने किया क्या है, इट हैज वेव्ड द रिक्वायरमेंट फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया फॉर ड्रग्स विच आर अप्रूव्ड इन यूएसए, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूरोपियन यूनियन। ये न्यूज़ भी हमने अभी कुछ दिन पहले ही कवर की थी कि जो ड्रग्स ऑलरेडी अप्रूव्ड है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, जैसे यूएसए में, यूके में, जापान में, जो ड्रग्स ऑलरेडी वहाँ पे अप्रूव्ड है, मार्केट में है और ह्यूमंस कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, वो ड्रग्स अगर हम इंडिया में लेके आते हैं सेम सॉल्ट और सेम कॉम्पोजिशन के साथ, तो यहाँ पे उन ड्रग्स को दोबारा ह्यूमन ट्रायल्स के थ्रू, 3 स्टेज ऑफ ट्रायल्स के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। हम उनको डायरेक्टली अलाउ कर सकते हैं मार्केट में। दैट इज व्हाट CDSCO हैज टेकन अ गुड स्टेप इन सच केस। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी समझते ये हैं कि CDSCO का काम क्या करता है। CDSCO बेसिकली एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की, जो क्या काम करती है, ये मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री इसको रेगुलेट करती है।
एंड CDSCO काम करती है अंदर अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स के अंदर. इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ठीक है. एंड DGI और DCGI, दैट इज डायरेक्टर कंट्रोलर, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, हेड करता है किसको? CDSC को. CDSC को का हेडक्वार्टर दिल्ली में है. ठीक है. एंड CDSCO अप्रूव करता है नए ड्रग्स. इट कंडक्ट्स क्लिनिकल ट्रायल्स. एंड ये कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करता है हर एक ड्रग के लिए, हर एक दवा के लिए, कि कितना क्वालिटी होना चाहिए किसी भी ड्रग को इंपोर्ट करने के लिए या उसको मार्केट में अलाउ करने के लिए. क्लियर यहाँ तक? हमने कल भी ये चीज़ डिस्कस की थी और इन डिटेल डिस्कस करी हमने अबाउट द बलोच कॉन्फ्लिक्ट. अगर आपने कल का न्यूज़पेपर का एडिटोरियल एनालिसिस नहीं देखा है तो आप वो देख लो. पहले ही 15 से 20 मिनट में मैंने इस चीज़ को पूरा अंडरस्टैंड कराया है अबाउट द बलूच कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. कहाँ से कलात वैली के जो रूलर थे, फाउंडर थे, ठीक है, द खान्स ऑफ कलात वैली, हाउ दे स्टार्टेड दिस बलूच फेडरेशन एंड वाई इज बलोच लिबरेशन आर्मी क्लेमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज डेथ्स. जो अभी 2 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ है, 3 ऐसे अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में. मोर देन 37 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स. 3 अटैक्स एक ही दिन हुए हैं, कल नहीं परसों की डेट में. और ये बेसिकली हो क्यों रहा है? बिकॉज बलूचिस्तान में अपराइजिंग चल रही है, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है. और वहाँ प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं. हमारे जो बच्चे हैं उनके पास खाना नहीं है, उनके पास सहूलियत नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है. गवर्नमेंट हमको छोड़ दे रही है, गवर्नमेंट ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया है. दे हैव एगनी, दे हैव पेन. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है चाइना का. क्योंकि चाइना की पॉलिसी ऐसी है कि वो सीपेक में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो ग्वादार पोर्ट से एग्जिट कर ले, ऊपर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए, नीचे पाकिस्तान से होते हुए और फिर बलूचिस्तान रीजन से होते हुए ग्वादार रीजन को एक्वायर कर ले. ठीक है. ग्वादार पोर्ट जो वो डेवलप कर चुका है ऑलरेडी. बट यहाँ पे रेजिस्टेंस बलूचिस्तान में हो रही है अबाउट बलोच यकजहती कमेटी. बलोच यकजहती कमेटी एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है वहाँ पे. ठीक है. कल के एडिटोरियल में मैंने वहाँ के ट्राइब्स को भी समझाया था और वहाँ के रीजन को भी समझाया था, वहाँ के मैप को भी समझाया था. तो यू कैन बेटर सी दैट ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज अबाउट दी पवेल दूरॉफ. ठीक है. पावेल दूरॉफ टेलीग्राम के फाउंडर एंड सीईओ है. टेलीग्राम एक ऐसी कंपनी है जो एन्क्रिप्शन और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में नहीं बिलीव करती है. ठीक है. एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में बिलीव नहीं करती है. बट अंडरस्टैंड कि टेलीग्राम का जो एन्क्रिप्शन है वो हाईली एन्क्रिप्टेड है. हाईली एन्क्रिप्टेड का मतलब क्या है? ठीक है. और यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? टेलीग्राम के जो फाउंडर है पावेल दूरोव, ही स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट प्रिवेसी. ठीक है. एंड ही स्टैंड्स फॉर फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म. ठीक है. व्हाट डज दिस मीन, फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म? इट हाईलाइट्स अ की कॉन्सेप्ट कि आपकी स्पीच, आपका राइट टू स्पीच इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. ठीक है. इट सेज दैट privacy is more important than our fear of bad things happening. What bad things is he talking about and why is this editorial in news? बेसिकली पवेल दूरोव को अभी फ्रेंच अथॉरिटीज ने अरेस्ट कर दिया है. पवेल दूरो टेलीग्राम के फाउंडर हैं, इनको फ्रेंच अथॉरिटीज ने अरेस्ट किया. पवेल दूरो एक्चुअल में रशिया से बिलोंग करते हैं. ठीक है. और इनको फ्रेंच अथॉरिटीज ने कैद कर लिया. क्यों किया है? बिकॉज फ्रेंच गवर्नमेंट रिसेंटली रिक्वेस्टेड दी टेलीग्राम फॉर इट्स मॉडरेशन ऑफ कंटेंट, कि आप अपने कंटेंट को थोड़ा सा मॉडरेट करो. क्यों मॉडरेट करो? क्योंकि टेलीग्राम पे पोर्नोग्राफी, सेक्स ट्रेड एंड ड्रग ट्रेड, स्मगलिंग, ऐसी कुछ एक्टिविटीज हो रही है टेलीग्राम पे. ठीक है. इसीलिए टेलीग्राम की जो पॉलिसीज है मॉडरेशन की वो होनी चाहिए. बट पवेल दोरो का कहना है
कि मैं फ्री स्पीच को कर्ब नहीं करूंगा। हाँ, हमारा मॉडरेशन इस लेवल पे काम कर रहा है कि कोई भी ऐसी चीज को कोई भी ऐसी एक्टिविटी को अलाउ ना किया जाए हमारे टेलीग्राम पे। हम ऐसे हर एक कंटेंट को जो है अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर देते हैं। ठीक है। एंड टेलीग्राम के पास इतना पावर है कि वो आपकी मैसेजेस, कुछ कुछ मैसेजेस जो एल्गोरिदम के थ्रू हाईलाइट हो जाती है, उनको पढ़ के समझ के उनको मॉडरेट कर दे या उनको डिलीट कर दे। ठीक है। बट द लेस इज फेयर अप्रोच, दैट इज देयर शुड बी नो गवर्नमेंट, देयर शुड बी नो कंट्रोलर टू द कंटेंट, और देयर शुड बी अ कमिटमेंट टू फ्री स्पीच। ठीक है। हर एक के पास ये होना चाहिए। नाउ दीज एब्सोल्यूटिस्ट्स ऑफ फ्री स्पीच टॉक अबाउट कि प्रिवेसी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस डर की वजह से कि पोर्नोग्राफी है, ड्रग्स है, इन सब चीज़ों की वजह से ऐसा करना चाहते हो कि टेलीग्राम को आप टोटली अपने हाथों में या गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेना चाहते हो, जो कि मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है। तो दिस इज द इशू, और इसी चीज़ पे अभी ये एडिटोरियल आया है। This editorial talks about the absolutism and the moderation of the content on online platforms. ठीक है। एंड दिस मिस्टर धुरोफ ऑल्सो स्टैंड्स कि मैं अब्यूज नहीं होने दूंगा अपने प्लेटफॉर्म का। पहली चीज ये है कि हम अब्यूज ना होने के लिए हेट स्पीच को कर्ब करते हैं, डिसइंफॉर्मेशन या क्रिमिनल एक्टिविटी जो भी होगी उसको मॉडरेट कर लेते हैं, उसको बंद कर लेते हैं। बट फ्रांस की गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऐसा नहीं हो रहा है। हमने इवन रिक्वेस्ट भी की कि कुछ कंटेंट को टेलीग्राम से हटा दिया जाए, बट आपने नहीं हटाया, विच इज़ अ कॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ऑन योर प्लेटफॉर्म। ठीक है। टेलीग्राम के साथ साथ देर इज़ वन मोर प्लेटफॉर्म नोन एज सिग्नल, जो सेम पैटर्न पे काम करता है। ठीक है। Next editorial talks about the care economy. Care economy is the geriatric economy or the silvering of the economy, कि आप द डिपेंडेंसी रेशियो, यहाँ पे समझना ये है डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, और द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ठीक है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन आर चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पीपल। दे आर डिपेंडेंट ऑन होम, द वर्किंग एज पीपल। ठीक है। अब दिक्कत यह है, जब कोई इकोनॉमी ग्रोथ कर रही होती है, जब कोई इकोनॉमी बढ़ती है और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आता है जिसमें बर्थ रेट कम हो जाती है, ठीक है, डेथ रेट कम हो जाती है, ठीक है, और हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज है ये बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी बढ़ती है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की वजह से जो आपके ओल्ड एज या एल्डरली पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रेशियो में आ जाती है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यही चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की थी हमारी इकोनॉमिक सर्वे ने, 2023-24 की इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था दैट दी वर्ल्ड एवरेज इज अराउंड 47.8% एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया इज ओनली 37%। और अगर आपको ये बढ़ाना है तो आपको पहले देखना होगा कि वुमेन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी में या नहीं है। ठीक है। और इस चीज को मेंटेन करने के लिए द की इकोनॉमिक रिसोर्स इज वुमेन्स लो इनकम पार्टिसिपेशन, और इसको खत्म करना है तो आपको ये देखना होगा कि वुमेन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि वो एक्चुअल में बिजी है। कहाँ बिजी है? कि वो केयर इकोनॉमी में बिजी है, जहाँ पे उनको पैसा नहीं मिल रहा है। वो घर के बच्चे संभाल रही है और घर के बूढ़ों को संभाल रही है, वो अपने घर को देख रही है, इसलिए वो मार्केट में इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। एंड द एडिटोरियल हाईलाइट्स कि इंडिया में वुमेन विच आर एज्ड अराउंड 15 to 64 years ओल्ड, वो अपना दिन का 3/4 हिस्सा, 3 टाइम्स जो टाइम है, वो अनपेड डोमेस्टिक वर्क में दे देती है। ठीक है। और वहां पे इकोनॉमी काउंट ही नहीं हो रही है, उनका इकोनॉमिक वैल्यू काउंट ही नहीं हो रहा है। ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट चाइल्ड केयर नीड्स, है ना, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में बढ़ाने के लिए स्टेट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए, जैसे स्टेट ने आंगनवाड़ी सेंटर्स खोले, ठीक है, क्रैश सेंटर्स खोले। वुमेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अभी बजट भी इंक्रीज कर दिया है, किसका? आंगनवाड़ी सेंटर का। पोषण 2.0 स्कीम भी बढ़ा दी, इसका भी बजट इंक्रीज कर दिया।
तो चाइल्ड केयर तो हो रहा है, बट एक चीज नहीं हो रही है। वो क्या है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनका केयर नहीं हो रहा है। ठीक है, और उनके केयर के लिए वुमेन जो है प्राइमरी रिसोर्स है एल्डरली पॉपुलेशन के केयर के लिए। ठीक है, और इसीलिए शायद ये हमारे यहाँ इतना प्रसिद्ध है ये कहावत कि बहू आती है घर में तो वो घर का ख्याल रखती है, घर संभालती है। वाई? बिकॉज द डिविजन ऑफ लेबर इज वेरी मच एंशंट इन नेचर। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ऑथर यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है दैट व्हाट वी कैन डू इज, सबसे पहले तो ट्रेनिंग एंड स्किल सर्टिफिकेशन होना चाहिए किनका? केयर वर्कर्स का। ठीक है, और केयर इकोनॉमी को हमें कमर्शलाइज करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को यहाँ बुलाना पड़ेगा। ठीक है, और डोमेस्टिक वर्कर्स एंड सेक्टर स्किल काउंसिल should be rechristened as home management and caregivers sector skill council। ठीक है, कि आपको ये समझना होगा, सबसे पहली चीज आपको एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करनी होगी। एक ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने होंगे जो पर्टिकुलरली फोकस हो जितने भी हमारे एल्डरली पॉपुलेशन है, बड़े बूढ़े जितने भी हैं, उनकी केयर के लिए, क्योंकि उनकी नीड्स अलग है। ठीक है, जैसे एक स्टार्टअप है सीनियर वर्ल्ड। ठीक है, सीनियर वर्ल्ड एक स्टार्टअप है जो काम कर रहा है इसी केयर इकोनॉमी पे। ठीक है, दे आर टेकिंग केयर, जैसे आपके ओल्ड एज होम्स है। ठीक है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड एज पीपल, है ना। तो वो चीजें करनी पड़ेंगी, बट उस चीज को कमर्शलाइज और उस चीज को सर्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो उन बेचारों का ख्याल रखते नहीं है। दे आर नॉट फीलिंग लाइवली, दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ, बट रादर व्हाट दे आर फीलिंग इज दैट दे आर इन अ केज। ठीक है, इफ वी डेवलप दिस सेक्टर प्रॉपरली, तब क्या होगा? तब ये सेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप होगा, और ये जो सीनियर वर्ल्ड है हमारा, या जो सीनियर पॉपुलेशन है हमारी, ये उल्टा इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेगी, ना कि इकोनॉमी से दूर चली जाएगी, ना कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन होगी। इवन इनकी एडवाइस ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इकोनॉमी में। ठीक है, इसी को लेके देयर इज अ रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नोन एज फ्यूचर ऑफ द केयर इकोनॉमी। ये रिपोर्ट तीन चीजें हाईलाइट कर रही है। सबसे पहली चीज बोल रही है कि हमारा जो ये केयर इकोनॉमी है, इट कैन है बी एन इंजन फॉर इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। ठीक है, दूसरा ये बोल रही है कि केयर इकोनॉमी में हमें इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों को लाना पड़ेगा, ताकि हम इस चीज को जो है कैपिटलाइज कर पाए। लास्ट में वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड डिसेबिलिटी इंक्लूजन। और वो कैसे करेंगे और वो क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ये समझना है कि हम ओल्ड एज में भी दोनों का केयर करें, वुमेन एंड मेन दोनों का केयर करें। ठीक है, लास्टली द एडिटोरियल गिव्स अ सजेशन कि यहाँ पे एक कमेटी बनानी चाहिए हमें, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारी कमिटीज यहाँ से, ये सारी मिनिस्ट्रीज यहाँ से लोग आने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड पर्सन आने चाहिए, और वो लोग एक कमेटी में पार्टिसिपेट करें, वो कमेटी रिपोर्ट बनाए कि हम केयर इकोनॉमी को कैसे टैकल करें। ये एडिटोरियल या ये ओपिनियन सेक्शन में जो ये ओपिनियन बेस्ड एडिटोरियल आया है, दिस इज अ परफेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ठीक है, इस चीज को और इस एडिटोरियल को याद रखना और इस पे नोट बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया हमारा केयर इकोनॉमी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हमें बस इतना समझना है व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ सिंपल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सेबी में क्या है। माधवीपुरी बग, ठीक है, माधवीपुरी बग पे अभी एक हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें बोला गया था दैट दी चेयरपर्सन, सेबी की जो चेयरपर्सन है, इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आके, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सेबी क्या करती है? सेबी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। ठीक है, स्टॉक्स को रेगुलेट कर रही है। अब ये स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। ठीक है, अब जो सेबी का चेयरपर्सन है उसको इन कंपनीज की सिचुएशन का सब कुछ पता होगा। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन होगी, सब कुछ पता होगा, चेयरमैन को ही क्या सब लोगों को पता होगा जो सेबी में काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑल दो वी आर मेंटेनिंग प्रिवेसी एंड ऑल द अदर थिंग्स आर बीइंग मेंटेन्ड। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है ये चीजें, समझ में आता है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। बट अंडरस्टैंड, सेबी की जो चेयरमैन है
माधवी पुरी बक, ठीक है, इनके हस्बैंड है, ठीक है, मिस्टर बक। व्हाट ही इज डूइंग इज, उन्होंने 2018 में एक कंसल्टेंसी फर्म खोला, ठीक है। उस कंसल्टेंसी फर्म का काम ये है कि बड़ी बड़ी कंपनीज को सजेस्ट करना कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें और कहाँ ना करें, कौन से शेयर्स खरीदें और कौन से शेयर्स ना खरीदें। अब ये सब चीजें हो रही है, माधवी पूरी बक 2017 के बाद सेबी की चेयरपर्सन बनती है, और उसके बाद कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस मिलती है जो मॉरिशियस और बाकी सारी कंट्रीज में, जिनको टैक्स हेवन कंट्रीज बोला जाता है, वहाँ कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो माधवी पुरी के नाम पे हो रही है, उसके उनके हस्बैंड के नाम पे हो रही है, और कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस जो अडानी ग्रुप कर रहा है। बट हर एक ट्रांजैक्शन से पहले वो माधवी पुरी बक से एक मीटिंग करते हैं। जैसे उन्होंने एक ट्रांजैक्शन किया अबाउट दी दिस सीमेंट, ठीक है, एक सीमेंट फैक्ट्री है हमारी यहाँ पे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर द नेम, बट इट इज द अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी सीमेंट्स, ठीक है। ये डील करने से पहले, ठीक है, देर वॉज अ मीटिंग विद द चेयरपर्सन ऑफ सेबी, दैट इज दिस मिस बक, ठीक है। एंड लेटर ये पता चला कि दैट देर इज सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब हो क्या रहा है, सेबी की चेयरपर्सन और उनका हस्बैंड, व्हाट द रिपोर्ट एक्चुअली हाईलाइट्स इज कि ये दोनों आपस में शायद इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, तभी जाके इन सारी कंपनीज में एक तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया डिफरेंट डिफरेंट नाम लेके या अलग अलग लोगों की हेल्प लेके। दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है वो अडानी ग्रुप को प्रोवाइड की, और अडानी ग्रुप ने बहुत सारे एक्विजिशंस, बहुत सारी कंपनीज को खरीद लिया इन मीटिंग्स के बाद। जैसे मैंने अभी अंबुजा सीमेंट की एग्जांपल दी कि अगस्त में ही एक मीटिंग हुई थी, और अगस्त में ही या अक्टूबर में ही ट्रांजैक्शन हुआ था जिसमें अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट को एक्वायर कर लिया था। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग की टर्म आती है जो मैंने इससे पहले भी डिस्कस की है। शॉर्ट सेलिंग होती क्या है कि एक ट्रेडर है, वो सिक्योरिटीज को बाई कर रहा है, बस इसलिए बाय कर रहा है ताकि वो जल्दी से जल्दी उनको बेच सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में डिमांड क्रिएट करना चाहता है, वंस द डिमांड इज क्रिएटेड देन वो सेल कर लेता है। दिस इज समथिंग विच इज स्पेकुलेशन ऑल्सो, बट शॉर्ट सेलिंग में हमें ये भी देखना होता है दैट जो ही प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया तो तुरंत सेल कर देना, और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कम होगा या नहीं होगा, ये इंफॉर्मेशन किसको पता होती है, जो अंदर बैठा बंदा है सेबी का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला केस तो हम समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा था अबाउट द कपल, द बक कपल, ठीक है। तो इसको समझना था जरूरी। रेस्ट इस एडिटोरियल में इन डिटेल दिया गया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो क्या क्या बात कर रही है। 5.6 करोड़ रुपीस की एक डील हुई थी 2015 में, ठीक है, जिसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड क्रिएट किया गया था, जो कि बाहर क्रिएट किया गया था, मुंबई में उसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। एंड बाकी सारी ट्रांजैक्शंस के बारे में लिखा गया है विच इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आर एग्जाम। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज द इशू बेसिकली, ठीक है, कि इशू है क्या असल में। विद दिस वी कम टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक कब टास्क फोर्स बनाया था जिसका नाम है नेशनल टास्क फोर्स। ये नेशनल टास्क फोर्स की अभी पहली मीटिंग हुई है। नेशनल टास्क फोर्स क्यों बनाया गया था? ताकि ये समझ में आ जाए कि टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स एट द वर्क प्लेस, ठीक है, कि हॉस्पिटल्स के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, क्या उनकी सेफ्टी वहां पे है या नहीं, ठीक है। अब नेशनल टास्क फोर्स की पहली मीटिंग हुई है अभी। क्यों ये ऐसा किया गया था? क्योंकि अभी जो आरजीकर हॉस्पिटल वाला कांड हुआ, रेप कांड हुआ, उसकी वजह से ऐसा क्रिएट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुमोटो कॉग्निजेंस में ये काम किया है। नाउ द कंडीशन इज कि इन्होंने एक पोर्टल बनाया, नेशनल टास्क फोर्स ने एक पोर्टल बनाया जिसका नाम था दी नेशनल हेल्थ पोर्टल, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अभी देख रही थी। वहां पे सजेशंस आई अबाउट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने डिफरेंट डिफरेंट सजेशंस दी है, इसीलिए ये चीज वापस न्यूज में आई है।
ठीक है, बस इतना समझना है हमें नेशनल टास्क फोर्स क्यों बनाया गया था और कब बनाया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं बनाया था। अंडरस्टैंड इट। ठीक है। लास्टली देयर इज अ बिल विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने एक बिल लेके आया जिसमें उन्होंने मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन इंक्रीज किया है 18 से लेके 21 साल। तो अब हिमाचल प्रदेश में अगर कोई भी शादी हो रही है तो उसमें वुमेन की जो एज है वो 21 साल की होनी चाहिए। इन्होंने जो बिल लेके आए उसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये जो बिल है ये हिमाचल में आया है। ठीक है, और ये बिल कौन लेके आया है? ये बिल लेके आया है वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टर धनीराम शांडिल। धनीराम शांडिल, अंडरस्टैंड कि लोकसभा में सिमिलर बिल लेके आ गए थे अभी कुछ टाइम पहले, और पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल सौंपा गया था जिसका नाम था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल। ठीक है, विच सीक्स टू इंक्रीज द एज ऑफ वुमेन, मैरिज एज ऑफ वुमेन। ठीक है, आपको क्या लगता है कि क्या वुमेन की एज एक्चुअल में इंक्रीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप अपने कमेंट्स, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड दिस एडिटोरियल बेसिकली टॉक्स अबाउट, यहाँ पे एडिटोरियल नहीं है बट एक न्यूज़ है कि यहाँ पे कुनो नेशनल पार्क जो कि एमपी में है वहाँ पे एक चीता की डेथ हुई है। बट दिस डेथ इज अनयूजुअल बिकॉज चीता यहाँ पे जो मरा है वो पानी में डूबने की वजह से मरा है। तो रिमेंबर, चीता जो है वो तैर नहीं पाता है ज़्यादा देर तक, इसीलिए वो डूब जाता है और मर जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड इट। सी डी एस सी ओ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सी डी एस सी ओ क्या है, कैसे काम करता है, इसका डायरेक्टर जनरल कौन है। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज इंडिया ब्राज़ील स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई है। ठीक है, इट वाज 9th इंडिया ब्राज़ील जॉइंट कमीशन मीटिंग जो कि दिल्ली में हुई। इसमें हुआ क्या, ब्राज़ील के जो माउरो वियरा है, फॉरेन मिनिस्टर ब्राज़ील के, वो इंडिया आए थे और यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर से मिले और उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस की है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि ब्राज़ील अभी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ब्राज़ील नवंबर में रियो डी जनेरियो में G20 की समिट होस्ट करने वाला है, जहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं G20 की समिट में। ठीक है, G20 की समिट इससे पहले कहाँ हुई थी? इंडिया में हुई थी, और इंडिया के बाद ये अब ये होगी ब्राज़ील में। ठीक है, और हमें समझना है ट्रॉइका। ट्रॉइका क्या होता है? ट्रॉइका इज दी लास्ट प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट एंड जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आने वाला होता है, चेयरमैन आने वाला होता है किसका? G20 की मेंबर, ये इसका मीटिंग्स का। ठीक है, जो G20 को एक साल हेड करता है। नाउ द कंडीशन, यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस हुई है वो ये है कि जयशंकर ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। मिस्टर जयशंकर हैज सेड दैट G20 मीटिंग्स जो है लास्ट टाइम हमने सक्सेसफुली कंडक्ट की थी, एंड वी ऑल्सो नो दैट आगे भी ब्राज़ील की गवर्नमेंट सक्सेसफुली कंडक्ट करेगी, एंड बोथ आर गवर्नमेंट्स विल बी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओनली।
So the next editorial is about India and Brazil partnership and India and Brazil relations. Recently हुआ क्या है अभी, बेसिकली द इंडिया एंड ब्राज़ील पार्टनरशिप को लेके एक डेवलपमेंट ये हुआ है दैट द ब्राज़ीलियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जिनका नाम है मौरो वियरा, वो दिल्ली आए थे और वो प्राइम मिनिस्टर, हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर से मिले। और यहाँ पे एक्चुअल में 9th इंडिया ब्राज़ील जॉइंट कमीशन मीटिंग हो रही थी दिल्ली में। इसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होने वाला है दैट इज दी G20 समिट, जो रियो डी जनेरियो में नवंबर 2024 में होने वाला है, जो कि ब्राज़ील में होगा और वहाँ हमारे मोदी जी जाएंगे। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि हमें समझना है इंडिया एंड ब्राज़ील की रिलेशनशिप। ठीक है, इंडिया एंड ब्राज़ील आर स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स एंड हमारी जो रिलेशंस हैं दे आर डीप एंड डाइवर्स। ठीक है, और हमें अगर इंडिया एंड ब्राज़ील की रिलेशन को समझना है तो हमें ये भी समझना होगा कि हमारी रिलेशंस को अप्रॉक्सीमेटली 75 ईयर्स हो चुके हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने 1948 में एस्टैब्लिश किए थे ब्राज़ील के साथ, 1948 में। और दोनों कंट्रीज ने एम्बेसीज स्टार्ट की थी 1948 में। ब्राज़ील और इंडिया बेसिक ब्रिक्स, G20, G4, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, इब्सा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, यूनाइटेड नेशंस, WTO, यूनेस्को एंड WIPO, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के मेंबर्स है दोनों कंट्रीज। अंडरस्टैंड इट। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये भी देखना है कि हमारी जो रिलेशंस है वो अभी स्ट्रैटेजिक लेवल पे पहुंच गई है, क्योंकि ब्राज़ील हमारा क्रिटिकल सप्लायर है मिनरल्स का, जैसे हाइड्रोकार्बन्स, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम। और इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ में ब्राज़ील का बहुत बड़ा हाथ है। ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट कंट्री इन लैटिन अमेरिका। ठीक है, और हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी है, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टर्स और इंडियन बिजनेसमैन आर गोइंग टू ब्राज़ील। ठीक है, इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारा मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, जो मैंने आपको अभी बताया कि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे हमारा कोऑपरेशन है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की अगर बात करें तो हमारे पास स्ट्रैटेजिक डायलॉग बिटवीन द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स। ठीक है, यहाँ यहाँ पे एक मैकेनिज्म है स्ट्रैटेजिक डायलॉग का मैकेनिज्म, कि वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपस में मीटिंग करते हैं। दिस इज फॉर बाइलेटरल रिलेशंस। वैसे ही हमारा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग अलग से चलता है। जॉइंट डिफेंस कमीशन हमने एस्टैब्लिश किया हुआ है, जॉइंट कमेटी बनाई है हमने ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि बाइलेटरल ट्रेड जो ब्राजील और इंडिया के बीच में है, तो इंडिया इज 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ ब्राजील। ठीक है, इन 2021 63% इंक्रीज हुआ है हमारा बाइलेटरल ट्रेड 2020 से रिसेंटली। ठीक है, इंडिया एंड मर्कोसर का जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें भी इंडिया को बहुत बड़ा एक्सेस मिला है टू द साउथ अमेरिकन मार्केट। ठीक है, तो दीज वेर सम ऑफ द पॉइंट्स अबाउट इंडिया एंड ब्राजील रिलेशंस। with this we conclude this discussion of today, and I wish you all the best for the day ahead. Thank you for joining in here.